हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेबलोस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक कवि, साहित्यकार एवं संगीतज्ञ। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगी जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी गई है, वो भी दे लेना आप लोग। पहले जो लोक कवि हमारे हैं उनमें पहले जो आते हैं संत सिंगा जी आते हैं। तो संत सिंगा जी की अगर बात करें यहाँ पर, तो संत सिंगा जी कौन है भैया? तो इनके बारे में जान लेते हैं। निमाड़ अंचल के लोक कवि हैं, निमाड़ अंचल के लोक कवि। अब निमाड़ अंचल है, ये मालवा क्षेत्र के बिल्कुल कहाँ है, नीचे की तरफ जो पड़ता है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र है। अब संत सिंगा जी निमाड़ अंचल के लोक कवि हैं, लेकिन इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है निमाड़ का कबीर। निमाड़ का कबीर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कौन होंगे भैया? संत सिंगा जी हो जाएंगे। और निमाड़ के कबीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीरदास जी के समान ही इनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो दोहे हैं वो देखने को मिलते हैं। उनके समान निर्गुणी जो भक्ति धारा हम देखने को मिलती है वो किसके यहाँ पर? सिंगा जी के साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलेगी। संत सिंगा जी का जो जन्म है वो माना जाता है संवत 1571 में। ठीक है, संवत 1571 या 1571 के आसपास इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था वो कौन से गांव में? खजूरी गांव में हुआ था। अब खजूरी गांव में जो इनका जन्म हुआ था वो किस जिले का भाग है वर्तमान में? तो बड़वानी जिले का भाग है। किस जिले का भाग? बड़वानी जिले का भाग है। बस यहां तक। फिर क्या भैया, इन्होंने क्या किया? निमाड़ी बोली में 1100 भजनों की क्या की? व्याख्या की है। तो बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि निमाड़ी बोली में, हम निमाड़ क्षेत्र के निमाड़ी बोली बोलेंगे। निमाड़ी बोली में कितने? तो निमाड़ी बोली में 1100 भजनों का क्या किया? व्याख्या की। 1100 भजनों की क्या की? व्याख्या की। अब संत सिंगा जी से संबंधित एक रचना है, ठीक है। इनकी एक रचना अगर पूछ ले आपसे कि रचना का नाम बताइए, तो रचना का नाम है परचूरी। क्या नाम है? परचूरी। ठीक है, ये एक तरीके से काव्यात्मक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया है? इनके एक शिष्य है, शिष्य का नाम है खेमदास। क्या नाम है? खेमदास। तो शिष्य खेमदास के द्वारा एक रचना परचूरी लिखी गई है, जिसमें इनके जो भजन है, गीत है, इनका संकलन किया गया है। लेकिन अन्य रचनाओं की अगर बात करें हम यहाँ पर किसके बारे में? संत सिंगा जी के बारे में। तो इनमें जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन सी है भैया? वो है आपकी सरद। सरद। और एक कौन सी है? नरद। सरद, नरद, साखिया। साखिया। फिर आता है सातवर। सातवर। फिर आता है 12 मासी। फिर एक रचना इनकी 15 तिथि। 15 तिथि। ये इनसे संबंधित क्या हो गई? रचनाएं हो गई। तो संत सिंगा जी जो है वो निमाड़ अंचल के लोक कवि है। और ये जो है किसके नाम से जाने जाते हैं? ये निमाड़ के कबीर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1571 के आसपास, खजूरी गांव बड़वानी में लगता है। इनके द्वारा 1100 भजनों का क्या किया गया? इनकी व्याख्या की गई है निमाड़ी बोली के अंतर्गत। और इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? परचूरी है, जिसे इनके शिष्य खेमदास के द्वारा कंप्लीट किया गया है, उसे उकेरा गया है। अन्य रचनाओं में सरद हो गया है, नरद हो गया है, साखिया हो गया है, उसके बाद सातवर हो गया है। सातवर के साथ में ही क्या? 12 मासी और 15 तिथि। ये संबंधित रचनाएं किससे हैं? तो ये हमारे संत सिंगा जी से। संत सिंगा जी के बाद अगर मैं बात करूं फिर किसकी बना? दूसरे हमारे जगनिक। जगनिक। तो जगनिक के बारे में हमने पहला भी पढ़ा था जब मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू किया था। तो जगनिक जो है ये कौन से? तो ये चंदेल राजा। कौन राजा? चंदेल राजा। राजा का नाम क्या भैया? परिमल देव। क्या नाम है? परिमल देव, जिन्हें हम परमर्दी देव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमल देव या परमर्दी देव। तो जगनिक चंदेल राजा परिमल देव के क्या थे? दरबारी कवि। ये इनके क्या थे? दरबारी कवि थे।
अब यह दरबारी कवि हो गए कौन, जगनिक, किसके, परिमल देव के। लेकिन इनके जो समकालीन अगर कवि की बात की जाए, ठीक है, समकालीन जो कवि है इनके वो कौन है, तो जगनिक के समकालीन जो कवि में जो पहला सबसे हमारा यही नाम आता है वो आता है किसका, चंद्रबरदाई का, चंद्रबरदाई। अब चंद्रबरदाई के द्वारा क्या किया गया भैया, चंद्रबरदाई के द्वारा एक लिखित रचना वीर रस से परिपूर्ण, कौन, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो की क्या की गई है, रचना की गई है। तो समकालीन कवि जो है वो है चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई के द्वारा क्या लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र और उनकी वीरता का बखान करती हुई हमें बताती है। जगनिक के बारे में अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में, अगर फेमस रचनाओं की बात करता हूं मैं यहां पर, तो इनकी रचनाएं उसमें है आपका एक कौन सा भैया, आलाह खंड। कौन सा खंड, आलाह खंड। और उसके बाद में एक और रचना इनके, राजा है तो राजा के बारे में भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो बुरा लगेगा उसे, परिमल रासो। क्या नाम है, परिमल रासो। तो आलाखंड और परिमल रासो ये किसकी रचनाएं हैं, ये जगनिक की रचनाएं हैं। और अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, आलाखंड के बारे में, तो आलाखंड के बारे में ही विशेषता यहां पर देख लीजिए। ये क्या है भैया, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी क्या है, लोक कथा। लोक कथा कौन सी है, आलाखंड है। अब आलाखंड में क्या भैया, इसमें पहले भी हम देख चुके हैं, आला उदल से संबंधित है। किससे संबंध है इसका, आला और उदल से संबंध है। अब आला उदल से संबंध है तो क्या संबंध है कि आला उदल दो भाई थे जो परमली देव के क्या वीर सेनापति हुआ करते, जो पृथ्वीराज से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हमने पढ़ा भी था इतिहास में, कभी आपका ध्यान गया हो, नहीं गया हो तो पुराने वीडियो देख लीजिए आप लोग। आला उदल से संबंधित है और कितनी लड़ाइयों का वर्णन है, 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, ठीक है, 52 लड़ाइयों का क्या है, वर्णन। अब आया यहां पर आलाखंड के अंतर्गत अगर और पॉइंट अगर हम यहां पे देखते हैं तो आलाखंड है ये जो है कौन सी बोली, बुंदेली बोली, बुंदेली बोली की, ठीक है, बुंदेली बोली की, बुंदेली बोली क्षेत्र कौन सा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में प्रचलित है, बुंदेलखंड में प्रचलित है। किस नाम से प्रचलित है भैया, तो ये है आल्हा गायन के नाम से प्रसिद्ध है, आल्हा गायन कि बुंदेली बोली क्षेत्र बुंदेलखंड में प्रचलित जो जगनिक की रचना आलाखंड है उसे आल्हा गायन के नाम से जाना जाता है। और ये आपका वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय एक पर्व होता है भुजरिया पर्व, भुजरिया पर्व। तो भुजरिया पर्व जो होता है तो उसमें शाम के समय क्या किया जाता है, इस आला गायन को गाया जाता है। तो ये शाम के समय क्या होता है, गायन होता है। बस ये बताइए यहाँ पे, ये हुआ यहाँ पर। तो चीजें यहाँ पे देखनी है कि चंदेल वंश के राजा कौन थे, परिमल देव, परिमल देव के दरबारी कवि कौन थे, तो ये जगनिक थे। और जगनिक के द्वारा ही क्या किया गया था, जगनिक के द्वारा ही ये आपके आलाखंड और परिमल रासों की क्या की गई थी, रचना की गई थी। अब उसके बाद अगर मैं चीजों को यहाँ पर देखूं तो भैया विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा है। लोक कथा के साथ में ये 52 लड़ाइयों का वर्णन करती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आला गायन के नाम से प्रसिद्ध है और वर्षा ऋतु में भुजरिया पर्व के समय इसको गाया जाता है। लेकिन ये किस बोली में इसकी रचना की गई है, तो बुंदेली बोली की एक उपभाषा है, ठीक है, बुंदेली की उपभाषा या उपबोली, ठीक है, भाषा तो नहीं बोली बोलना है आपको, बुंदेली की उपबोली। और इस उपबोली का नाम है बनाफरी, बनाफरी, बनाफरी में इसकी क्या की गई है, रचना की गई है। बनाफरी में इसकी क्या की गई है, रचना की गई है। किसकी रचना की गई है, ये आलाखंड के बारे में, या आला गायन के संबंध में रचनाएं की गई है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहां बात करें किसके बारे में, तो अब हम बात करते हैं तीसरे हमारे जो लोक कवि हैं, उनका नाम है ईसुरी।
क्या नाम है? इसूरी। भैया इसूरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनके बारे में बता देना, ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड के ये क्या है? लोक कवि। कौन है लोक कवि बुंदेलखंड के? इसूरी है। और इसूरी को जो है क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बुंदेलखंड का जयदेव। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का जो जयदेव है वो इसूरी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो, अब किसके बारे में जयदेव क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि जयदेव जो थे वो कौन थे भैया? वो संस्कृत के महाकवि थे। संस्कृत के महाकवि थे और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना लिखी गई थी। कौन सी? अब मैं सिर्फ यहाँ पे भी इनके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दे रहा हूँ ना, सिर्फ इनके ऊपर फोकस करना है यहाँ पर कि बुंदेलखंड का जो जयदेव वो इसूरी को कहते हैं, लेकिन ये जयदेव कौन है? तो ये संस्कृत के महाकवि है और इनके द्वारा जो रचना की गई है उसमें जो पहले नंबर पे आती है रति श्रृंगार। कौन सी आती है? रति श्रृंगार। और सबसे फेमस आती है वो है आपका गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद। तो अब चीजें हो गई होगी क्लियर मेरे हिसाब से कि इसूरी है। तो इसूरी किस क्षेत्र के लोक कवि है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक कवि हैं और इनके बारे में अगर कहा जाए तो इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। और जयदेव जो संस्कृत के महाकवि है, इनके द्वारा गीत गोविंद और रति मंजरी की क्या की गई है? ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, हमने यहाँ पर रति मंजरी आ जाएगा, वो हम देख लेंगे। इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ है मेंढकी गांव में। कौन सा गांव? मेंढकी गांव। ये कहाँ आता है भैया? तो ये झांसी यूपी में आता है। यहाँ पे श्रृंगार की जगह हम लोग रति मंजरी कर लेंगे। इनका जो जन्म है, अगर उस जन्म की बात की जाए तो जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है आपका मेंढकी गांव। ये मेंढकी गांव है तो ये वर्तमान में कहाँ है भैया? तो ये आपका वर्तमान में झांसी जिले में। और जो झांसी जिला है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? यूपी। ठीक है। और बताया जाता है कि जो इनका जन्म है वो कब हुआ था? तो 1831 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1831। तो जगनी के इनका जन्म 1831 के आसपास मेंढकी गांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अगर कहा जाए तो इनके द्वारा एक लोक गायन कला का विकास किया गया था। उस लोक गायन कला का नाम पूछा जाता है कि लोक गायन कला कौन सी का विकास किया गया था? तो इनकी लोक गायन कला का नाम है फाग। लोक गायन कला, कला का क्या नाम है भैया? फाग। जैसे हमने देखा भी था, फाग उत्सव भी पढ़ा था। ठीक है, फाग। ठीक है, कौन सा उत्सव पढ़ा था? फाग। कि फाग उत्सव कब मनाया जाता है, हमने होली के समय देखा था। लेकिन फाग यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है? तो फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है? एक लोक गायन है और ये इसूरी के द्वारा क्या किया गई है? रचित की गई है, या फिर इसका विकास यहाँ पर किया गया है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं, तो उनकी रचनाओं की में अगर बात की जाए तो सबसे फेमस हुई है प्रेमिका रजेऊ। क्या नाम है? प्रेमिका रजेऊ। रचनाओं की बात करें तो रचना में है पहली प्रेमिका रजेऊ। फिर है आपका इसूरी प्रकाश। अब इसूरी जी के नाम पर ही क्या है? एक और रचना है इसूरी सतसई। इसूरी सतसई। बस हो गया यहां तक। तो ये हमारे कौन से कवि हो गए? ये हमारे लोक कवि हो गए इसूरी। ठीक है, एक और चौथे हम लोग गए, एक और लोक कवि के बारे में अगर बात कर ले तो उनका नाम है क्या? जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब पहले हमने जितना पढ़ा उसको हम देख लेते हैं। पहले हम लोक कवि देखेंगे, उसके बाद प्रमुख रूप से साहित्यकार और संगीतज्ञ हैं। 3 लोक कवि हैं, चौथे अभी आगे वाले हैं घाघ, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक कवि हैं। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। चलो यहीं देख लो आप लोग। चौथे लोक कवि का नाम क्या है? घाघ। क्या नाम है? घाघ। घाघ है, ये लोक कवि हैं। ये किस क्षेत्र के हैं? तो ये बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का याद रखना है, ये बुंदेलखंड के लोक कवि हैं। अब घाघ के द्वारा क्या किया गया? तो घाघ के कौन हुए?
रचनाएं हुई हैं, उन रचनाओं को संकलित करने का जो काम किया है वो किसने किया है? तो ये आपका पंडित रामचंद्र तिवारी। पंडित रामचंद्र तिवारी के द्वारा इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। और एक पुस्तक में, कौन सी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम अगर पूछ ले आपसे तो इस पुस्तक का नाम है घाघ और भट्टकल। ठीक है, पुस्तक है घाघ और भट्टकल, और घाघ और भट्टकल में ही किसकी रचनाओं को वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर लोक कवि घाघ, जो बुंदेलखंड के लोक कवि, इनकी रचनाओं के बारे में वर्णित किया गया। बस हो गया हमारे यहाँ पे लोक कवि। संत सिंगाजी की बात करें पहले लोक कवि में, तो निमाड़ अंचल के लोक कवि है और इन्हें कहा जाता है निमाड़ का कबीर। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1571 संवत के आसपास हुआ था। खजूरी गांव है, और खजूरी गांव कहा था बड़वानी जिले में। अब उसके बाद निमाड़ी बोली में कितने भजनों की व्याख्या की है? तो निमाड़ी बोली के अंतर्गत 1100 भजनों की व्याख्या की है। लेकिन इनकी जो रचना है उस रचना का नाम क्या है? परचूरी। और परचूरी है ये किसके द्वारा? इसको संकलित किया गया शिष्य खेमदास के द्वारा या खेमदास द्वारा। अन्य रचनाओं में अगर बात की जाए तो सरद है, नरद है, साखिया है। ठीक है, यहाँ पर साखिया के बाद सातवर है, 12 मासी और 15 तिथि, मतलब संख्या पद्धति चाहिए यहाँ पर इनकी रचनाओं के अंतर्गत। जगदीक की बात करता हूं तो चंदेल राजा परिमल देव या परमार्थी देव के दरबारी कवि थे, और इनके समकालीन जो कवि थे वो कौन थे? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के। और पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र, उनकी वीरता का बखान किया गया। वीर से परिपूर्ण रचना है। आलाखंड और परिमल रासो जगनिक की दो प्रसिद्ध लोक गायन या रचनाएं हैं। और आलाखंड के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व की सबसे बड़ी क्या है? लोक कथा है। इसमें आला उदल दो भाइयों के बीच का वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा 52 लड़ाइयों का बखान हुआ है। बुंदेली बोली क्षेत्र कौन सा? बुंदेलखंड में है। ये प्रचलित है कौन सी? आला गायन। ठीक है, और आला गायन जो है वो कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। कौन से समय? शाम के समय गाया जाता है। कौन से पर्व के समय? भुजरिया पर्व के समय गाया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। बुंदेली की उपबोली क्या है? बनाफरी। तो बनाफरी क्या है? ये चीजें यहाँ पर याद रखना है कि परचूरी क्या है? तो परचूरी संत सिंगाजी से संबंधित रचना है। बनाफरी क्या है? तो बनाफरी जगनिक की क्या है? रचना है। ठीक है, जो बनाफरी रचना है, ठीक है, वो आपकी बनाफरी जो रचना है वो जगनिक की है, और ये उपबोली है किसकी? बुंदेली की। बस इतना याद रखना है यहाँ पर। ये यहाँ पर किया गया है इसमें बनाफरी में रचना। ईसूरी बुंदेलखंड के लोक कवि है। बुंदेलखंड का इन्हें जयदेव कहा जाता है। जयदेव कौन है? तो संस्कृत के महाकवि है, और जयदेव के द्वारा रति मंजरी और गीत गोविंद की रचना की गई है। ये इनकी जयदेव की रचना है। लेकिन उसके बाद ईश्वरी का जन्म देखते हैं तो मेंढकी गांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में 1831 के आसपास हुआ था। लोक गायन कला का संबंध किससे? कौन सी लोक गायन कला? फाग। तो फाग लोक गायन कला का विकास किसने किया? ईश्वरी ने किया है। इनकी रचनाओं में अगर बात करता हूं तो प्रेमिका रजेऊ इनकी फेमस, ठीक है, प्रेमिका रजेऊ इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो इनका प्रेरणा स्रोत भी मानी गई है। प्रेरणा स्रोत क्यों माना जाता है? इनकी प्रेमिका है। प्रेमिका नाम क्या है? रजेऊ, और रजी को प्रेमिका के ऊपर इन्होंने ये लिखा है। ईश्वरी प्रकाश और ईश्वरी सत्सई इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। उसके बाद घाघ क्या है? तो घाघ बुंदेलखंड के लोक कवि है, और रामचंद्र तिवारी के द्वारा क्या किया गया? पुस्तक लिखी गई है जो घाघ और भट्टकल है, जिसके अंतर्गत घाघ की जो लोक काव्य रचना है उनको संकलित करने का काम किया गया। ये मध्य प्रदेश के लोक कवि हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के संगीतज्ञ और साहित्यकार के बारे में आगे पढ़ते हैं। 3 लोक कवि हमारे हो गए हैं। अब चौथे जो लोक कवि आते हैं उनका नाम है घाघ। लोक कवि का नाम है घाघ। अब घाघ कहाँ के लोक कवि हैं? तो भैया ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। कौन से क्षेत्र के? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के लोक कवि या फिर लोकोक्तिकार, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इन्हें लोकोक्तिकार के नाम से भी पहचाना जाता है। अब भैया इनका क्या रोल रहा है? तो इनका ये रोल रहा है कि घाघ जी के चरित्र के ऊपर एक पुस्तक लिखी। किसने? पंडित राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी पंडित जी हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम है घाघ और
भड्डरी, भड्डरी, ठीक है। अब घाघ और भड्डरी एक पुस्तक है जिसमें क्या किया गया है, घाघ की जो भी उनके द्वारा लोक कविताएं या फिर लोकोक्ति कही गई है उनको उकेरा गया है। बस ये चीजें यहाँ पर। तो घाघ बुंदेलखंड के लोक कवि है या लोकोक्तिकार है और पंडित रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम है घाघ और भड्डरी और इसका संबंध घाघ जी की रचनाओं से ही संबंधित है। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से साहित्यकार और संगीतज्ञ के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संगीत सम्राट, कौन, हाँ भाई तानसेन। तानसेन साहब है, तो तानसेन जी को क्या कहा जाता है, तो पहला पॉइंट यही है कि तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संगीत सम्राट के नाम से। तानसेन संगीत सम्राट तो हुए, लेकिन इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यह भी देखना जरूरी है। जन्म इनका हुआ था बेहट में, बेहट, और ये बेहट को बेहात के नाम से भी जाना जाता है, बेहट या बेहात। और ये कहाँ भैया, तो ये आपका ग्वालियर के पास में। बेहट या बेहात जो भी क्वेश्चन आए वहां पे उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। और ये कहाँ आता है आपका, ग्वालियर में। इनका जन्म बताया जाता है 1506 के आसपास हुआ, ठीक है। जन्म हुआ 1506 में, कहां पर हुआ, बेहट या बेहात, ग्वालियर में हुआ। अब तानसेन इनका मूल नाम नहीं है, इन्हें जो जाना जाता था किस नाम से, तो इनका अगर पूछ ले कि वास्तविक नाम या मूल नाम तानसेन का क्या है, तो फिर क्या बताएंगे भैया, तो इनका वास्तविक नाम है रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, या फिर इन्हें तन्ना के नाम से भी जाना जाता है। मूल नाम तानसेन का रामतनु पांडे या तन्ना है, और उसी के साथ में इनके जो पिता है उनका नाम भी पूछा जाता है। तो पिता का नाम है, क्या नाम है भैया, मकरंद पांडे, मकरंद पांडे, मकरंद पांडे इनके क्या है, पिता। इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम देख लीजिए, पत्नी का नाम है हुसैनी, क्या नाम है, हुसैनी, हुसैनी। बस ये इनके बारे में सामान्य परिचय हो गया कि तानसेन संगीत सम्राट का जन्म 1506 के आसपास बेहट बेहात ग्वालियर में हुआ। मूल नाम रामतनु पांडे या तन्ना है, इनके मकरंद पांडे, इनके पिता का नाम, पत्नी का नाम हुसैनी है। लेकिन अब इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या भैया, इन्होंने शिक्षा ली, शिक्षा लेने के साथ में क्या किया, 2 वाद्य यंत्र का निर्माण किया, 2 वाद्य यंत्र, 2 वाद्य यंत्र का क्या किया, निर्माण। और 2 वाद्य यंत्र में जो पहला वाद्य यंत्र है वो है आपका रबाब, रबाब वाद्य यंत्र, और दूसरा जो है उसका नाम है वीणा, क्या नाम है, वीणा, रबाब और दूसरा है वीणा। ये 2 वाद्य यंत्र इनके द्वारा बनाए गए हैं। तानसेन है, अब इन्हें संगीत सम्राट तो कहा जाता है, लेकिन तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ली, ये यहाँ पर इनके गुरु भी पूछे जाएंगे कि तानसेन के गुरु कौन कौन थे भैया। तो तानसेन के गुरु के नाम अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो पहले हैं मोहम्मद गौस साहब, मोहम्मद गौस, ये इनके क्या है, गुरु। उन्हीं के साथ में कौन, स्वामी हरिदास भी इनके क्या है, गुरु है। और एक नाम जानकर और चकित हो जाएंगे थोड़ा सा, मृगनयनी। अब मृगनयनी के बारे में हमने पढ़ा था, कौन है ये, राजा कौन, मानसिंह, आगे कौन, तोमर। तो राजा मानसिंह तोमर, ठीक है, ये कहाँ के राजा थे, ग्वालियर के। इनकी पत्नी राजा मानसिंह तोमर की पत्नी कौन, मृगनयनी। इनसे भी इन्होंने क्या किया है, शिक्षा ली है। किससे संदर्भ में, यहाँ पर संगीत के संदर्भ में। अब ये तो गुरु हो गए, लेकिन गुरु के साथ में ही क्या हुआ, इनके जो समकालीन कौन हुए, संगीतज्ञ हुए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि तानसेन के कौन भैया, समकालीन संगीतज्ञ। अब समकालीन संगीतज्ञ मतलब उन समय कौन कौन हुआ करता था जो एक कॉम्पिटिटर के भांति किसको टक्कर देते थे, तानसेन साहब को देते थे। जिसमें प्रमुख नाम से जो आता है वो आता है बेजू बावरा से इनके खास है यहाँ पर, ठीक है। एक अच्छा इनको क्या मिलता था, एक कंपटीशन मिलता था, किससे, बेजू बावरा साहब। ये भी अच्छे संगीतज्ञ थे। उसके साथ में ही जो दूसरे इनके थे, कालिंजर
राजा, नाम क्या? रामचंद्र। कालिंजर के राजा रामचंद्र थे और उसके साथ में ही कौन? दौलत खां। दौलत खां। अब दौलत खां कौन है भैया? तो दौलत खां साहब है, ये हैं किसके? शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी। ठीक है, शेर शाह के उत्तराधिकारी का तो नहीं बोलेंगे हम लोग, शेर शाह सूरी के पुत्र। शेर शाह सूरी के ये क्या थे? पुत्र थे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ हमारा किसके बारे में? बेसिक क्या, इनके समकालीन हो गए यहाँ पर, बेजू बावरा, कालिंजर के राजा रामचंद्र और दौलत खां। ठीक है, दौलत खां। और ये दौलत खां कौन है? तो ये शेर शाह सूरी के पुत्र हैं। अब उसके बाद तानसेन जी के बारे में अगर बात करें आगे हम लोग, ठीक है, तानसेन ने क्या लिखे भैया? ग्रंथ लिखे। तानसेन साहब के जो ग्रंथ हैं उसमें अगर पहले बात करें हम, संगीत सार, संगीत सार, और दूसरा जो ग्रंथ है इनका उसका नाम है वही संगीत सारमाला। सारमाला। तानसेन के ग्रंथ है संगीत सार और संगीत सारमाला, और उसे के साथ में इनके जो राग है या फिर रचना है, ठीक है, इनके क्या राग या फिर राग के साथ में आप क्या बोल दे? रचना है। तो राग और रचनाओं में भी अनुपम कृतियां इनके द्वारा की गई हैं। ठीक है, कौन? पहला है राग मल्हार। ठीक है, राग मल्हार या फिर मियां मल्हार, ये आएगा मियां की मल्हार। मियां की मल्हार। फिर आता है मियां की सारंग, ये भी इनकी रचना है। राग मल्हार, मियां की मल्हार, मियां की सारंग। उसके बाद में दीप कुराग, दीप कुराग, और दीप कुराग के साथ में एक और रचना इनकी है राग दरबारी। क्या नाम है? राग दरबारी। तो भैया ये सभी के सभी संबंधित रचनाएं किससे हैं? तानसेन से। कि राग मल्हार पूछे या फिर मियां की मल्हार, मियां की सारंग, दीप कुराग या फिर राग दरबारी, ये इनकी प्रमुख क्या हो गए? राग और रचनाएं हो गए। ये इनके प्रमुख क्या हो गए? ग्रंथ हो गए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें किसके बारे में, किसके नवरत्न थे ये? अकबर के। तो अकबर के नवरत्न बनने से पहले किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो ये कालिंजर के राजा रामचंद्र के पहले क्या थे? ये बघेलखंड रियासत के अंतर्गत पहले इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। इनसे प्रभावित हुए थे कौन? अकबर। उसके कारण ही क्या जलाल का कोर्ची को भेजकर राजा रामचंद्र के दरबार में अकबर ने किसको बुलवा लिया था? ठीक है, तानसेन को इनके दरबार से बुलवा लिया था। अकबर ने उपाधि दी, अकबर ने एक उपाधि दी। उपाधि का नाम है क्या नाम? कंठा भरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास। अगर पूछ ले कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई है, तो ये उपाधि दी गई है तानसेन। ठीक है, और तानसेन को ये उपाधि किसने दी है? तो ये आपको नवरत्न, ठीक है, नवरत्न के शामिल जो आपके तानसेन है उनको उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। ये हो गई भैया सामान्य परिचय के बारे में। अकबर के एक नवरत्न हुआ करते थे जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक विचार व्यक्त कर दिया। किसके बारे में? तानसेन के बारे में। इन्होंने कहा कि तानसेन जैसा कवि, तानसेन जैसा कवि और उसके साथ में ही संगीतज्ञ, तानसेन जैसा संगीतज्ञ न तो क्या, न तो 1000 वर्ष पूर्व हुआ है, 1000 वर्ष पूर्व हुआ है, और ना ही क्या, और ना ही 1000 वर्ष बाद होगा, 1000 वर्ष बाद होगा। ये बता दिया। किसने बता दिया?
ये आपके अबुल फजल साहब ने बता दिया। किसके बारे में? तानसेन के बारे में। ठीक है, तो तानसेन जी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी हैं। पहले तानसेन जी के बारे में एक बार और हम थोड़ा सा देख लें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इसमें। पहले घाघ के बारे में पढ़े तो ये घाघ कहाँ है? बुंदेलखंड के लोक कवि है, लोकोक्तिकार हैं, और ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा पुस्तक घाघ और भट्टेरी की यहाँ पर रचना की गई है, जिसमें इनके जो भी इन्होंने रचनाएं की उसको बताया गया है। तानसेन है, तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। 1506 के आसपास इनका जन्म है। बेहट या बेहात ये कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, और ग्वालियर में ही क्या है भैया? इनका मकबरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान भी रखना कि इनके गुरु का नाम चलो मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे चलो देख लो आप लोग, मकबरा किसका मकबरा? तानसेन का मकबरा। तानसेन और गौस मोहम्मद, तानसेन और गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। बस ये पॉइंट होगा सारे आपके लिए। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में जन्म उनका बेहात ग्वालियर में हुआ। मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। ये बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए आता है। रामतनु पांडे है, जिन्हें तन्ना के नाम से भी विख्याति या फिर ख्याति मिली है। पिता मकरंद पांडे हुए, पत्नी का नाम हुसैनी था। ठीक है, हुसैनी बाई थी यहाँ पर। और तानसेन के द्वारा 2 वाद्य यंत्र का निर्माण भी यहाँ पर किया गया था, सजन हुआ था। पहला है रबाब और दूसरा है वीणा। इनके गुरु में जो फेमस है आपके मोहम्मद गौस, स्वामी हरिदास और रानी मृगनयनी। ठीक है, जो राजा मान सिंह तोमर की क्या थी? पत्नी थी। समकालीन संगीत की अगर बात करते हैं तो बेजू बावरा इनके समकालीन थे। कालीजैन के राजा रामचंद्र, और रामचंद्र के साथ में ही कौन? दौलत खां। दौलत खां कौन? शेरशाह सूरी के पुत्र हुए थे। तानसेन ने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम है संगीत सार, और संगीत सार के बाद ही संगीत सार माला। तो ठीक है, माला का याद रखना कि संगीत सार है और दूसरा संगीत सार माला है। राग रचनाओं की बात करें तो राग मल्हार है, मियाँ की मल्हार है, मियाँ की सारंग है, दीप उराग और राग दरबारी। कहा जाता है कि संगीतज्ञ जो आपके तानसेन थे वो जब गाते थे तो क्या होते थे? जो दिए थे वो अपने आप क्या होते थे? जलने लगते थे, अपने आप ही प्रज्वलित होने लगते थे। मेघों के अंतर्गत मेघ मल्हार जब गाते थे तो क्या होता था? ये होता था भैया, ये मेघ मल्हार करना, मेघ मल्हार या फिर राग मल्हार जैसा भी है, यहाँ पे देख लें कि जब भी ये गाते थे तो क्या होता था? मेघों से बारिश होने लगती थी। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर बताई जाती है इनके बारे में। ठीक है, तो राग दरबारी, दीप कुराग। अकबर ने उपाधि दी, क्या उपाधि दी भैया? कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, अबुल फजल कौन है? अकबर के नवरत्न। इन्होंने बताया कि तानसेन। ठीक है, और अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? आईन अकबरी। तानसेन जैसा संगीतज्ञ ना तो 1000 वर्ष पूर्व हुआ है और ना ही 1000 वर्ष बाद होगा। और इसके साथ में तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर है? ये ग्वालियर में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संगीत सम्राट तानसेन के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं यहां पर सरोद सम्राट। तो सरोद सम्राट कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सरोद सम्राट। सरोद सम्राट। सरोद सम्राट के साथ में इनको अन्य उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। अन्य उपाधियां यहाँ पर दी गई हैं। सरोद सम्राट के साथ में इन्हें कहा जाता है आफताब हिंद। ये इनकी उपाधियां हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखना यहाँ पर, इसके बाद में आता है आफताब ए हिंद। आफताब हिंद बोला किसको? उस्ताद अलाउद्दीन खां को। उसके साथ में इन्हें संगीताचार्य भी कहा जाता है। संगीताचार्य या संगीताचार्य बोला जाता है। संगीताचार्य के साथ में इन्हें कहा जाता है भारत गौरव या फिर भारत का गौरव। तो ये प्रमुख उपाधियां हैं। ये किसकी हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का जो जन्म है वो हुआ था 1881 के आसपास में, 1881। कहाँ हुआ था? तो शिवपुर बताया जाता है। और शिवपुर वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा राज्य में। शिवपुर त्रिपुरा में इनका जन्म 1881 के आसपास हुआ था। इनके जो पिता हुआ करते थे, इनका जन्म था, इनका जो जन्म नाम पिता
पिता का जो नाम है वो है सफदर हुसैन खां। सफदर हुसैन खां। सफदर हुसैन खां इनके क्या थे? पिता थे, ये पिता। उसके साथ में इनकी जो माता थी, माता का नाम है हर सुंदरी देवी। हर सुंदरी देवी। हर सुंदरी देवी जो है ये इनकी माता है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब जो थे ये क्या बजा रहे हैं? सरोद, ठीक है। लेकिन सरोद बजाने के साथ में ही इनके पहले क्या होंगे? गुरु। तो गुरु इनके भी हुए हैं, उसमें जो पहले नंबर पे है वो है हाबू दत्त। हाबू दत्त। हाबू दत्त है। उसके साथ में ही है आपके कौन? अहमद अली खां। अहमद अली खां। अहमद अली खां। और अहमद अली खां के साथ में ही है तीसरे इनके गुरु उस्ताद वजीर खां। उस्ताद वजीर खां। अब 3 गुरु हो गए, हाबू दत्त साहब, ठीक है, अहमद अली खान साहब और उस्ताद वजीर खां। हाबू दत्त से इन्होंने क्या सीखा? वायलिन। वायलिन बजाना किससे सीखा? हाबू दत्त के साथ साहब के साथ में। और अहमद अली खां हैं, इनसे इन्होंने सीखा शहनाई। और शहनाई बजाने के बाद ही फिर इन्होंने किससे? वजीर खां साहब से क्या? सरोद के बारे में, या सरोद बजाना सीखा है। तो 3 चीजें याद रखना है कि हाबू दत्त है, उनसे इन्होंने वायलिन बजाना सीखा। और हाबू दत्त है ये स्वामी विवेकानंद के बड़े भाई है। स्वामी विवेकानंद के बड़े भाई का नाम हाबू दत्त है। हाबू दत्त से वायलिन बजाना सीखा किसने? उस्ताद अलाउद्दीन खां ने। अहमद अली खां है, अहमद अली खां से इन्होंने शहनाई बजाना सीखा। उस्ताद वजीर खां से इन्होंने क्या सीखा? सरोद, ठीक है। सरोद के नाम से इन्हें, या सरोद सम्राट के नाम से इन्हें यहाँ पे जाना जाता है। अब ये तो गुरु हो गए, लेकिन इन्हीं के बाद इनके क्या हुए? शिष्य हुए। किसके शिष्य हुए? उस्ताद अलाउद्दीन खां के। उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो शिष्य हैं उनमें जो पहले नंबर पे आते हैं वो है आपके पंडित रवि शंकर। पंडित रवि शंकर हैं। और पंडित रवि शंकर जो हैं ये इनके शिष्य के साथ में ही क्या है? दामाद है। कौन? पंडित रविशंकर। अब पंडित रविशंकर इनके दामाद हुए, तो पंडित रविशंकर की जो पत्नी, उनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी है, ठीक है। ये उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की कौन है? पुत्री है। ये इनकी पुत्री है। इन दोनों का विवाह हुआ, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल का और उसके साथ में किसका? अन्नपूर्णा देवी का, ठीक है। और फिर क्या? इनका एक और जो शिष्य है उनका नाम क्या है? अली अकबर खां। अली अकबर खां। अली अकबर खां, ठीक है। 3 चीजें हो गई यहाँ पर कि पंडित रविशंकर शुक्ल इनके दामाद हैं, और उसके साथ में अन्नपूर्णा देवी है, इनकी पुत्री है, और उसके साथ में ही अली अकबर खां साहब है। ये इनके कौन है भैया? ये इनके शिष्य हैं। अब उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है भैया? सितार वादक है। ये क्या है? सितार बजाते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ये कौन से वादक है? सितार, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, सितार वादक। उसके साथ में या कौन? अली अकबर खां साहब। ये कौन है? सरोद वादक है, ये सरोद बजाते हैं, ठीक है। सरोद वादक अली अकबर खां साहब है। पंडित रविशंकर ने क्या? सितार बजाया। और इनसे भी बेहतर जो कलाकार है, ये इनकी कौन थी? पत्नी। कौन? अन्नपूर्णा देवी। ये इनकी जो पत्नी है, और पुत्री किसकी है? उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की। ये बहुत ही एक मजी हुई कलाकार हुआ करती थी। और फिर क्या? अन्नपूर्णा देवी और पंडित रविशंकर शुक्ल की विवाह के बाद एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम है अनुष्का देवी। क्या नाम है? अनुष्का देवी। ये याद रखना है, इन दोनों की पुत्री का नाम क्या भैया? तो इन दोनों की पुत्री का नाम है अनुष्का, ठीक है। और अनुष्का देवी के द्वारा क्या बजाया जाता है? तो ये बजाती है सितार, ठीक है। ये भी क्या? सितार। बस हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब हैं। इनके द्वारा कहाँ पर अपनी कर्मस्थली कहाँ पर बनाई गई? ठीक है, पहले दिन का निवास स्थल
निवास स्थल। इनका जो निवास स्थल है वो मदीना भवन के नाम से जाना जाता है। मदीना भवन, मदीना भवन है, इसे कहा जाता है संगीत का तीर्थ कहा जाता है। संगीत का तीर्थ, अगर पूछ ले संगीत का तीर्थ किसे कहा जाता है तो मदीना भवन को कहा जाता है। और मदीना भवन क्या है तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का क्या है, निवास स्थल। अब उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ने क्या बनाया, अपनी कर्मस्थली। अब कर्मस्थली कहाँ पर बनाया तो इन्होंने कर्मस्थली बनाया किसको, मेहर को। और मेहर कहाँ पर है भैया, तो मेहर वर्तमान में किस जिले का भाग है, तो ये सतना जिले का भाग है। अब सतना जिले को इन्होंने मेहर, ठीक है, ये पवित्र स्थल भी घोषित कर दिया गया है ना। और इसी मेहर में इन्होंने क्या किया, मेहर बैंड, एक बैंड बनाया है, मेहर बैंड या मेहर वाद्य कि इन्होंने यहां पर क्या की, स्थापना की। किसने स्थापना की, ये इन्होंने, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ने की। अब उसके बाद क्या हुआ, इनके द्वारा क्या किए गए, अलग अलग यहाँ पर रचनाएं की गई या फिर वाद्य यंत्र बनाए गए। अलग अलग वाद्य यंत्र में अगर पहले बात करता हूं मैं, ठीक है, तो इसमें आता है एक आपका नल तरंग, नल तरंग, और उसके बाद में एक है आपका चंद्र सारंग। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के द्वारा क्या किया गया, नल तरंग, और नल तरंग के साथ में ही क्या है, चंद्र सागर, और चंद्र सागर में ही एक और वाद्य यंत्र इनका सुर सितार। सुर सितार, सुर सितार का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। और क्या, तो ये कौन है, हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, जिन्हें हमने क्या बोला है, संगीत सम्राट बोला है। अब मेहर बैंड की स्थापना की, इनकी प्रमुख ये चीजें यहां पर हो गई है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट संगीतज्ञ आते हैं वो है आपके उस्ताद हाफिज अली खां। ठीक है, उस्ताद हाफिज अली खां। उस्ताद हाफिज अली खां, हाफिज अली खां। उस्ताद हाफिज अली खां हैं, ये क्या करते हैं भैया, तो पहले दिन का जन्म देख लो, इनका जन्म हुआ था 1892 में। इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किसका, हाफिज अली खां। अब हाफिज अली खां का जो जन्म है 1892 में हुआ, और 1892 के साथ में इन्होंने क्या जन्म लिया, कहाँ पर, ग्वालियर में। तो ग्वालियर घराने के आते हैं, और पूछ भी ले किस घराने के संगीतज्ञ हैं उस्ताद हाफिज अली खां साहब, तो ये कौन से घराने के, ग्वालियर घराने के। अब उसके बाद हाफिज अली खां साहब ने क्या किया भैया, इन्हें उपाधियां दी गई, इन्हें उपाधियां दी गई है। उपाधि देने से पहले तो ये पहले यहाँ पर ये क्या बजाते हैं, वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं, ये देख लेते हैं। वाद्य यंत्र जो उस्ताद हाफिज अली खां साहब बजाते हैं वो है आपका सरोद। क्या बजाते हैं, सरोद। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब भी क्या बजा रहे थे, सरोद। हाफिज अली खां साहब भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उसका नाम क्या है, सरोद। लेकिन उसके साथ में उस्ताद हाफिज अली खां साहब है, उनके बारे में एक पॉइंट और देखना है यहाँ पर कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इनको उपाधियां दी गई है, उपाधि दी गई है। इसमें पहले नंबर पे है आपका आफताब ए सरोद। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के इसमें हमने देखा था, तो वहां पर अगर एक उपाधि दी गई थी तो वो कौन सी थी, आफताब हिंद, वो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को बोला गया था। लेकिन यहाँ पर आफताब सरोद, ठीक है, आफताब सरोद, ये किसे कहा गया है, तो ये उस्ताद हाफिज अली खां साहब को कहा गया है। उसके साथ में एक और उपाधि है इनके पास में, संगीत रत्नालंकार। संगीत रत्नालंकार, ये भी इनको क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। यहां पर हमने देखा था वो क्या है, संगीताचार्य। तो संगीताचार्य जो बोला गया था वो किसको बोला गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खां को। और संगीत रत्नालंकार है, ये उपाधि दी गई है किसको, उस्ताद हाफिज अली खां साहब को। हाफिज अली खां साहब है आपके। तो हाफिज अली खां के साहब के जो गुरु है, गुरु, गुरु कौन भैया, इनके जो गुरु हैं कौन थे, ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे इनके गुरु कौन थे भैया, उस्ताद वजीर खां। ठीक है, उस्ताद वजीर खां। तो गुरु है उस्ताद
वजीर खां। तो इनसे इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने उनको सिखाया था वो इनको सिखा दिया। तो उस्ताद वजीर खां से इन्होंने क्या बजाना सीखा, सरोद। ठीक है, सरोद वादन सीखा। ठीक है यहाँ पर। लेकिन उसके साथ में जैसे इनके यहाँ पर कितने 3 गुरु हो गए, हाबू दत्त और अहमद, ठीक है, अली खां। लेकिन उसी प्रकार से फिर क्या, उसके साथ में उस्ताद वजीर खां से इन्होंने सरोद वादन सीखा। लेकिन उसके साथ में चुक्का लाल और गणेशी लाल, ठीक है, चुक्का लाल और गणेशी लाल से इन्होंने ध्रुपद गायन में शिक्षा प्राप्त की। चुक्का लाल और गणेशी लाल। तो चुक्का लाल और गणेशी लाल से क्या करा, ध्रुपद गायन की शिक्षा ली, ध्रुपद गायन। अब तीसरे गुरु जो थे इनके वो कौन थे, अब चुक्का लाल गणेशी लाल हो गए तो बच गए कौन, गणपत लाल। तो गणपत लाल। तो इनसे इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, ठुमरी की। किसकी, ठुमरी। चुक्का लाल गणेशी लाल जो थे उनसे इन्होंने क्या, ध्रुपद गायन सीखा। और उसके साथ में जो गणपत लाल जी थे, तो गणपत लाल जी से इन्होंने क्या किया, ठुमरी। ठीक है, ठुमरी के बारे में यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। अब उसके बाद फिर क्या भैया, उसके बाद ये कि उस्ताद हाफिज अली खां साहब इनके पुत्र हुए। ठीक है, इनके पुत्र जो हुए उन पुत्र का नाम है अमजद अली खां। ठीक है, और अमजद अली खां साहब ये इनके पुत्र के साथ में कौन है, शिष्य है। तो इनके पुत्र और पुत्र के साथ में क्या भैया, शिष्य। पुत्र और शिष्य कौन, अमजद अली खां। अमजद अली खां। अमजद अली खां। अमजद अली खां ये क्या बजाते हैं, तो ये क्या बजाएंगे, यहाँ पर सरोद वादक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना सरोद वादक है ये। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खां। तो पूछ लें यहाँ पर कि उस्ताद हाफिज अली खां के जो शिष्य और पुत्र का नाम पूछे तो फिर क्या बता देना है, यहाँ पे बता देना है अमजद अली खां है। और अमजद अली खां ने ही ग्वालियर में क्या किया था, सरोद घर की स्थापना की थी। तो सरोद घर पूछ लेता है, सरोद घर कहाँ पर है, तो सरोद घर, ठीक है, सरोद घर की स्थापना, ठीक है, कहाँ पे की, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में स्थापना इन्होंने यहाँ पर कर दी, ग्वालियर में स्थापना। ये सब चीजें हमने देखी किसके बारे में, उस्ताद हाफिज अली खां के साथ में। लेकिन उसके पहले उस्ताद अलाउद्दीन खां के साथ के बारे में देख लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। उसके साथ में आफ्ताब हिंद कहा जाता है, संगीताचार्य की उपाधि और भारत का गौरव या भारत गौरव, ये 4 उपाधियां दी गई है। किसको, ये दी गई है उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को। 1881 के आसपास इनका जन्म हुआ था शिवपुर में, और शिवपुर वर्तमान में त्रिपुरा राज्य का हिस्सा है। किसका, ठीक है। उसके बाद में उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो पिता का नाम है उनका नाम है सफदर हुसैन खां, सफदर हुसैन खां। लेकिन माता का नाम है वो है हरसुंदरी देवी। हरसुंदरी देवी इनकी माता, हुसैन खां इनके पिता। गुरु जो है उनमें पहले नंबर पे आते हैं हाबू दत्त, और हाबू दत्त से इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां ने वायलिन बजाना सीखा। और उसके साथ में जो है अहमद अली खां से इन्होंने शहनाई की शिक्षा ली। और उसके साथ में उस्ताद वजीर खां से इन्होंने क्या किया, सरोद वादन। और वजीर खां साहब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजीर खां साहब के ही शिष्य कौन होंगे, हाफिज अली खां। लेकिन ये इनके गुरु हो गए, इनसे इन्होंने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ले ली। लेकिन उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खां भी अपने यहाँ पर गुरु बने और इनके शिष्य हुए। उनमें शिष्य में पहले नंबर पर कौन है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर इनके शिष्य भी है, और शिष्य के साथ में इनका दामाद। अब दामाद है तो दामाद का विवाह भी होगा, किससे, इनकी पुत्री। पुत्री का नाम क्या, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी इनकी पुत्री हो गई। अब पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। लेकिन उनके साथ में ही यहाँ पर इनके एक और शिष्य हुए अली अकबर खां, ये क्या बजा रहे हैं, सरोद वादक है। पंडित रविशंकर और अन्नपूर्णा देवी हैं, इन दोनों की पुत्री है वो अनुष्का क्या बजाती है, सितार। ठीक है। अब उस्ताद अलाउद्दीन खां का जो निवास स्थल है वो मदीना भवन के नाम से विख्यात है, जिसे संगीत का तीर्थ कहा जाता है। कर्म स्थली किसको बनाया, मेहर सतना को बनाया। मेहर सतना कहाँ पर है भैया, सतना जिले में है। ठीक है, मेहर बैंड या मेहर वाद्य का इन्होंने यहाँ पर स्थापना की। और अन्य वाद्य यंत्र में नल तरंग अगर पूछता है, जैसे अभी हमने देखा था रबाब और वीणा का आविष्कार किसने किया, तो रबाब और वीणा का आविष्कार तानसेन ने किया था। जबकि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम किसकी, नल तरंग, चंद्र सारंग और चंद्र सारंग के साथ सुर सितार,
ठीक है। इनके जो वाद्य यंत्र के निर्माता है वो कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। अब उस्ताद हाफिज अली खां साहब के बारे में बात करें तो 1892 के आसपास इनका जन्म हुआ था, और जन्म होने के साथ में इनका जन्म यहाँ पर ग्वालियर में हुआ। वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं? सरोद। तो सरोद से प्रकांड यहाँ पर संगीतज्ञ हुए हैं, तो इन्होंने उपाधि इनको क्या मिली? आफ्ताब सरोद। यहाँ पर आफ्ताब हिंद, वहां पे आफ्ताब सरोद। यहाँ पर सरोद सम्राट बोला है, लेकिन वहां पे आफ्ताब सरोद बोला है। यहाँ संगीत रत्नालंकार है, यहाँ पर संगीताचार्य बोला है। यहाँ पर क्या है? अमजद अली खां, ठीक है। अमजद अली खां कौन है? ये आएंगे इनके पुत्र। लेकिन यहाँ पे कौन है? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां के पुत्र कौन? ये अली अकबर खां। तो बस चीजों को यहाँ पर समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब गुरु तो वही है दोनों के, कौन? उस्ताद वजीर खां साहब, इनसे इन्होंने सरोद वादन किया। लेकिन चुक्का लाल और गणेशी लाल आए यहाँ पर। चुक्का लाल और गणेशी लाल यहाँ पर उस्ताद हाफिज अली खां साहब के गुरु है, और इन्होंने इनसे ध्रुपद गायन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में गणपत लाल जी हैं, तो गणपत लाल जी से इन्होंने ठिमुरी की शिक्षा ली, और इन्हीं हाफिज अली खां साहब के जो पुत्र और शिष्य हैं उनका नाम है अमजद अली। और अमजद अली क्या है? सरोद वादक हैं, और सरोद घर की इन्होंने स्थापना की। कहां पर? ग्वालियर में स्थापना की। स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खां और उस्ताद हाफिज अली खां साहब के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे जो साहित्यकार हैं वो है पंडित शंकर राव। पंडित शंकर राव, इनका जो जन्म है वो 1862 में हुआ था। 1862 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। तो अगर ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और बन जाएगा। तो ये किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ हैं। ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ। अब ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ हो गए कौन? पंडित शंकर राव। और पंडित शंकर राव के साथ में एक पॉइंट ये जुड़ जाएगा, इन्हें एक उपाधि दी गई थी। उपाधि कौन सी? संगीत नायक। संगीत नायक किसे कहा जाता है? तो संगीत नायक पंडित शंकर राव को कहा जाता है। ठीक, ये उपाधि इनको दी गई है यहाँ पर। इसके पहले संगीत सम्राट तानसेन को कहा था। संगीत आचार्य हमने उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को बोला था। संगीत रत्नाकर हमने हाफिज अली खां साहब को बोला था। ये संगीत नायक है। ये संगीत नायक कौन है? पंडित शंकर राव। पंडित शंकर राव संबंधित और पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, और आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें एक पॉइंट ये निकल के आता है कि एक शैली चलती है आपकी, कौन सी? टप्पा। टप्पा और ख्याल गायकी। टप्पा और ख्याल गायकी में ये क्या थे? निपुण थे। या इनको क्या थी? निपुणता थी। तो टप्पा और ख्याल गायकी में इनको क्या थी? निपुणता प्राप्त थी। और एक राग था, उस राग का नाम है यमन राग। क्या नाम है? यमन राग। यमन राग में ये थे पारंगत। यमन राग में ये थे पारंगत। और पंडित शंकर राव के जो शिष्य थे वो उन्हीं के पुत्र थे। उनके पुत्र का जो नाम है या फिर शिष्य का नाम है तो वो हम देखते हैं यहाँ पर कि पुत्र और जो इनके शिष्य भी हुए हैं, ये इनके आगे एक पॉइंट और बनेगा हमारा। इनका नाम है कृष्ण राव। तो पुत्र और शिष्य कृष्ण राव ने क्या किया? इन्होंने कहां पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में। ग्वालियर में अपने पिताजी की याद में क्या करवाया? शंकर गंधर्व। शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय। संगीत महाविद्यालय की स्थापना करवाई। कहां पर करवाई भैया? तो ग्वालियर में करवाई है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर स्थापना हो गई ग्वालियर में। कौन से महाविद्यालय की? तो शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की यहाँ पर स्थापना करवाई। किसने? पंडित कृष्ण राव ने। इसकी याद में, पंडित शंकर राव की स्मृति में। अब उसके बाद अब इनके सुपुत्र के बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ पर नाम है इनका, अभी हमने देखा, पंडित कृष्ण राव। अब पंडित कृष्ण राव है, इनका जो जन्म है कहाँ होगा भैया? ग्वालियर में होगा। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? 1800, ये हमने देखा 1862 में। तो कृष्ण राव साहब है, इनका जो जन्म है वो हुआ 1893 में।
1893 में कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। अब इनके बारे में क्या, इनके बारे में भी ये है कि इनको एक उपाधि मिली हुई है, और यह उपाधि है वापस संगीत से संबंध में। संगीत से संबंधित एक उपाधि इनको दी गई है संगीत शिरोमणि। क्या कहा गया है? संगीत शिरोमणि। और संगीत शिरोमणि की उपाधि देने वाला कोई, ठीक है, वो व्यक्ति है कौन? आपके कौन उपाधि देने वाले? सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि संगीत शिरोमणि की उपाधि पंडित कृष्णराव को किसने दी? तो सरदार पटेल ने संगीत शिरोमणि की इनको क्या दी है? उपाधि दी है। अब उसके साथ में ही अगर हम बात करें किसके बारे में? पंडित कृष्णराव के बारे में। तो पंडित कृष्णराव के संबंध में अगर बात की जाए तो इनकी जो इनको पारंगतता प्राप्त थी वो किसमें थी? ध्रुपद गायन में। किसमें? ध्रुपद गायन। तो ध्रुपद गायन में इनको क्या थी? पारंगतता या फिर ये निपुणता प्राप्त थी। ध्रुपद गायन में पारंगत, ये ध्रुपद गायन में पारंगत थे। अब इनके द्वारा क्या की गई है? ग्रंथ या रचनाएं लिखी गई हैं। उन ग्रंथ या रचनाओं में अगर बात करें हम तो पहले का नाम है सरगम। क्या नाम है? सरगम। उसके बाद में अगर हम बात करें एक ग्रंथ का नाम है हारमोनियम वादन। हारमोनियम वादन। उसके साथ में है एक और तबला वादन। तबला वादन एक इनका ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा? तबला वादन। सरगम, हारमोनियम वादन, उसका तबला वादन, और उसके साथ में सितार, जल तरंग वादन। सितार, जल तरंग वादन। तो सरगम हो गया, हारमोनियम वादन हो गया और तबला वादन हो गया। और तबला वादन के साथ में ही क्या हुआ भैया? ये आपका सितार, जल तरंग वादन। ये किसकी रचनाएं हैं? ये किसके ग्रंथ हैं? तो ये पंडित कृष्णराव की रचना है। अगर हम बात करते हैं अब तो आप हमारे नेक्स्ट संगीतज्ञ आते हैं राजा भैया पूंछ वाले। कौन से? राजा भैया पूंछ वाले। तो ये हमारे संगीतज्ञ हैं राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले। अब ये कौन राजा भैया पूंछ वाले? इनका ये पहचान है राजा भैया पूंछ वाले। पहले तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1882 में हुआ। कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में। इनका संबंध भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। और इनके गुरु का नाम पूछते हैं कि इनके गुरु का नाम बताओ, तो वहीं पर बता देना कौन? पंडित शंकर राव। ठीक है, पंडित शंकर राव आपके कृष्णराव के भी गुरु थे और राजा भैया पूंछ वाले के भी क्या थे? गुरु है। ठीक है। अब राजा भैया पूंछ वाले को पूंछ वाला ही क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि एक बुंदेलखंड की एक रियासत है, बुंदेलखंड रियासत। ठीक है, ये छोटी रियासत है यहाँ पर बुंदेलखंड रियासत। उस रियासत का नाम क्या था? उस रियासत का नाम ही पूंछ है। ठीक है, पूंछ। ठीक है, बुंदेलखंड की पूंछ रियासत के ये क्या थे? राजकुमार थे। अब राजकुमार होने के कारण क्या हुआ? राजकुमार होने के कारण इनका नाम पड़ गया क्या? राजा भैया पूंछ वाले। अब राजा भैया पूंछ वाले तो नाम पड़ा, लेकिन मूल नाम क्या? फिर क्या राजा भैया पूंछ वाले के नाम से ही जाने जाएंगे? नहीं। उसके बाद इनके वास्तविक नाम की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो राजा भैया पूंछ वाले का जो वास्तविक नाम है वो है बालकृष्ण आनंदराव आप्टेकर। बालकृष्ण आनंदराव आप्टेकर। ये ध्यान रखना है कि बालकृष्ण आनंदराव आप्टेकर किसका वास्तविक नाम है? तो ये आपके राजा भैया पूंछ वाले का क्या है? वास्तविक नाम है। तो अब समझ में आ रहा है 1882 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और बुंदेलखंड की पूंछ रियासत के ये क्या थे? राजकुमार थे, जिसके कारण इनका नाम ही क्या पड़ गया? राजा भैया पूंछ वाले। वास्तविक नाम अगर हम बात करें तो इनका है बालकृष्ण आनंदराव आप्टेकर थे। ठीक है। और फिर आगे क्या? आगे ये कि इनको भी उपाधि मिली। क्या उपाधि मिली इनको? संगीत रत्नाकर। अब ये बार बार उपाधि का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इनको उपाधि मिली और ये उपाधि जो इनको दी गई है वो किस नाम से है? संगीत रत्नाकर।
संगीत रत्नाकर किसे कहा जाता है? तो संगीत रत्नाकर कहा जाता है ये आपके राजा भैया पूंछ वाले को कहा जाता है। और इसके पहले हमने अलग अलग देखी थी। संगीत सम्राट कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन है। संगीत आचार्य कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खां है। संगीत रत्नाकर कौन है? तो संगीत रत्नाकर नहीं, संगीत रत्नालंकार है। ठीक है, इसके पहले संगीत रत्नालंकार पढ़ा था, तो वो कौन है? हाफिज अली खान साहब है। लेकिन उसके बाद में ही क्या करा भैया, उसके बाद अभी हमने दो और यहाँ पर पढ़ी है उपाधियां। ठीक है, उन उपाधियों में अगर हम बात करते हैं पंडित कृष्ण राव के बारे में, तो कृष्ण राव के बारे में बात करेंगे तो वो है आपके संगीत शिरोमणि, और पंडित शंकर राव है तो वो आपके कौन है? संगीत नायक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संगीत रत्नाकर, तो वो कौन है? राजा भैया पूंछ वाले। और राजा भैया पूंछ वाले ये किसका वादन करते थे? तो ये सितार वादन संबंधित। किससे संबंधित है? सितार वादन। सितार वादन से इनका संबंध रहा है, बस और क्या। ये इनके बारे में हमने देख लिया है। लेकिन फिर क्या, राजा भैया पूंछ वाले ने भी क्या करा? कुछ रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो उन रचनाओं में पहली है आपकी संगीतोपासना और दूसरी है तान मल्लिका। तो संगीतोपासना और तान मल्लिका किसकी रचना है? कौन सी? संगीतोपासना। संगीतोपासना और दूसरी है तान मल्लिका। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ये रचनाएं हैं किसकी? है राजा भैया पूंछ वाले की। बस यहां तक बता देना। तो ये राजा भैया पूंछ वाले हुए। और उसके बाद अगर मैं संगीतज्ञ के बारे में आगे बढ़ूं तो उसके अंतर्गत जो मुख्य नाम आता है उसके बाद कौन? उस्ताद आमिर खां। उस्ताद आमिर खां है। तो उस्ताद आमिर खां साहब का जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ 1913 के आसपास बताया जाता है। और 1913 के आसपास इनका जन्म हुआ है, वो कहाँ हुआ? इंदौर में। कहाँ हुआ? इंदौर। तो अगर पूछ ले उस्ताद आमिर खां का संबंध किस घराने से है, तो इंदौर राजघराना। ठीक है, इंदौर घराने से इनका संबंध रहा है। इंदौर घराने से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। किसका? उस्ताद आमिर खां का। अब ये इसके पहले हमने पढ़ा भी था, तो इन्हीं की याद में क्या आयोजित होता है? यहाँ पर एक समारोह का आयोजन होता है। इसके पहले हमने समारोह पढ़े थे, उसमें देखा था कि उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है? तो उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह आपके इंदौर में होता है, क्योंकि यही इनकी क्या है? जन्म स्थली है। अब ये क्या भैया, ये ख्याल और आपका तराना। ठीक है, ख्याल एवं तराना शैली। ठीक है, ख्याल एवं तराना संगीत शैली। ठीक है, ख्याल एवं तराना संगीत शैली। संगीत शैली के क्या है? संगीतज्ञ है और क्या। ठीक है, इनमें इनको बिल्कुल क्या है? पारंगत। ठीक है, निपुणता हासिल है। तो ख्याल एवं तराना संगीत शैली के ये क्या है? संगीतज्ञ हैं। कौन? ये आपके उस्ताद आमिर खां साहब। ठीक है, अब उसके बाद क्या, इनके एक शिष्य हुआ करते थे। शिष्य का नाम कभी आपने सुना हो तो हृदयनाथ मंगेशकर। अब हृदयनाथ मंगेशकर कौन है भैया? तो हृदयनाथ मंगेशकर कौन है? तो हृदयनाथ मंगेशकर यहाँ पर लता मंगेशकर के भाई हैं। और उनके पिता कौन? उनके दीनानाथ मंगेशकर हुआ करते थे। ठीक है, तो बस इतना बताना है कि उस्ताद आमिर खां का जन्म है 1913 में हुआ और इंदौर में हुआ। तो इंदौर घराने से संबंध है इनका। और यहीं पर इनकी याद में उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह होता है, वो इंदौर में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। और ख्याल एवं तराना संगीत शैली के ये क्या है? संगीतज्ञ। अब आखिरी हमारे जो संगीतज्ञ हैं वो आते हैं हमारे प्रसिद्ध संगीतज्ञ। कौन? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ये इनका मूल नाम नहीं है। ठीक है, इनका मूल नाम है क्या? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। तो कुमार गंधर्व का जो मूल नाम है वो शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली है। और इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है भैया? तो इनका जन्म हुआ है आपके कर्नाटक में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक में। लेकिन इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बना लिया था? इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था देवास को।
और देवास को कर्मस्थली बनाने के कारण ही यहाँ पर प्रतिवर्ष एक समारोह आयोजित होता है। समारोह का नाम क्या है? कुमार गंधर्व समारोह है। बस इतना ध्यान रखना है कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक या मूल नाम है वो है आपका शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। और ये जो है इनको कहाँ पर जन्म इनका कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में हुआ। और कर्नाटक में कब हुआ ये भी देख लेते हैं। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ, बताया जाता है 8 अप्रैल 1924 को। 8 अप्रैल 1924 1924 8 अप्रैल 1924 को इनका जन्म हुआ। कहां पर? कर्नाटक में। इन्हें भी उपाधियां मिली हैं और उपाधि के अंतर्गत जो है पहले नंबर पे वो है आपका संगीत कवि या संगीत के कवि। इनको उपाधि क्या मिली है? संगीत के कवि। और उसके बाद में एक और उपाधि है जो फेमस है। संगीत के कवि के साथ में इन्हें कबीर के समान एक उपाधि दी गई है और उस कबीर के समान उपाधि का नाम है भैया क्या? भारतीय संगीत का कबीर। क्या नाम है? भारतीय संगीत का कबीर। अगर पूछ भी ले कि भारतीय संगीत का कबीर किसे कहा जाता है तो कुमार गंधर्व को कहा जाता है भारतीय संगीत का कबीर। तो भारतीय संगीत के कबीर हो गए कौन? कर्नाटक के कुमार गंधर्व। उसके बाद ये 2 उपाधियां हो गई इनकी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इन्होंने मीराबाई, सूरदास और कबीर, सूरदास, कबीर, मीरा, ठीक है, इन तीनों की रचनाओं को मिलाकर क्या किया? इनसे संबंधित त्रिवेणी रचनाएं की। मतलब इनके समान क्या? इनसे प्रभावित होकर इन्होंने क्या की? त्रिवेणी रचना है। त्रिवेणी रचनाओं में कौन है? मीराबाई है, उसके बाद में कबीर जी है आपके, और उसके साथ में कौन है? यहाँ पर सूरदास जी है। ठीक है, बस हो गया यहाँ तक। और लास्ट पॉइंट ये देख लेते हैं, इनके गुरु है, उनके गुणों का नाम है मणकल। ठीक है, क्या नाम है? मणकल। मणकल जी है इनके गुरु, और इनके मणकल जी ने इनको नाम क्या दिया? कुमार गंधर्व। ठीक है, ये गुरु मणकल, गुरु मणकल ने क्या नाम दिया? ये कुमार गंधर्व दिया, कुमार गंधर्व। ठीक है, तो कुमार गंधर्व के नाम से विख्यात हुए। फिर किसके बारे में? कुमार गंधर्व के बारे में। अब ये प्रमुख हमारे साहित्यकार, लोक कवि और उसके साथ में कौन हो गए? हमारे संगीतज्ञ हो गए हैं। बस देख लेते हैं हम यहाँ पर कि पहले पंडित शंकर राव जी के बारे में बात करते हैं। तो पंडित शंकर राव का जो जन्म है वो 1862 में ग्वालियर में हुआ था, और ये ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ हैं और इनको संगीत नायक की उपाधि कहा जाता है। अरे सब भगवान में ठीक है, नायक कौन से भगवान है? शंकर भगवान है, तो इनको क्या बोल लिया यहाँ पर? संगीत नायक। तो नायक कौन से हैं? शंकर है। तो बस इतना याद रखना, संगीत नायक की उपाधि किसको दी गई है? पंडित शंकर राव को दी गई है। टप्पा और ख्याल गायकी में निपुणता है, यमन राग में पारंगत है। कौन? पंडित शंकर राव। और उसके साथ में ही एक पॉइंट है, इनके पुत्र और शिष्य हुए। शिष्य का नाम है कृष्ण राव। कृष्ण राव ने ग्वालियर में ही शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब पंडित कृष्ण राव के बारे में अगर बात करें हम, तो ये क्या भैया जन्म 1893 में हुआ, पुत्र है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के पुत्र है, मतलब ग्वालियर में इनका जन्म हुआ तो ग्वालियर के पुत्र होंगे। अब पंडित कृष्णराव को कौन सी उपाधि दी गई है? संगीत शिरोमणि। संगीत शिरोमणि की उपाधि पंडित कृष्णराव को किसने दी? तो ये दी हमारे लौह पुरुष, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी। ठीक है, इनको कहां पर पारंगता है? इनको ध्रुपद गायन में है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ध्रुपद गायन में पारंगता पंडित कृष्णराव को है, लेकिन उसके पहले ही हमने देखी थी पंडित शंकर राव के बारे में। तो यहाँ पर क्या? टप्पा और ख्याल गायकी और यमन राग में पारंगतता उनको थी। अब ग्रंथ इन्होंने लिखा, इसमें एक है सरगम, फिर है हारमोनियम वादन, तबला वादन और सितार जल तरंग वादन। ये इनके प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट संगीतज्ञ के ऊपर। तो यहाँ पे राजा भैया पूछ वाले, इनका जन्म 1882 में, ये भी कहां पर? ग्वालियर संबंधित है। इनके गुरु कौन है? पंडित शंकर राव। अरे पूछ वाला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बुंदेलखंड रियासत की एक बुंदेलखंड क्षेत्र,
बुंदेलखंड क्षेत्र की रियासत का नाम है पूछ, और पूछ की राजकुमार, ठीक है, रियासत के जो राजकुमार है वो कौन थे? राजा भैया, ठीक है। लेकिन राजा भैया का वास्तविक नाम क्या है? बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। क्या नाम? बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। और इनको जो उपाधि दी गई है उसमें जो प्रमुख उपाधि है वो संगीत रत्नाकर। संगीत के जो रत्न कहे जाते हैं वो कौन कहा जाते हैं? राजा भैया, ठीक है। और उसके साथ में इनकी अन्य रचनाओं में बात करें, यहाँ पर संगीतोपासना और तान मल्लिका है। आमिर खान साहब का जो जन्म है वो 1913 में कहा हुआ? इंदौर में हुआ। इंदौर घराने से इनका संबंध है, और समारोह भी यहाँ पर आमिर खान संगीत समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ख्याल एवं तराना संगीत शैली, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टप्पा है, कौन सी? और यमन राग है। टप्पा और ख्याल गायकी और यमन राग। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ध्रुपद गायन है, और आमिर खान साहब की अगर बात करें तो ये क्या है? तराने गाते हैं, ठीक है। तो ख्याल और तराना संगीतज्ञ शैली के एक विख्यात है। कुमार गंधर्व का जो मूल नाम है वो शिवपुत्र, ठीक है, सिद्धारामैया कोमकली है, और इनका जन्म कर्नाटक में 8 अप्रैल 1924 को हुआ। और इनकी जो कर्मस्थली देवास है, और देवास में ही प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन होता है। उपाधि के रूप में अगर देखा जाए तो संगीत के कवि और भारतीय संगीत का कबीर। तो भारतीय, जैसे निमाड़ का कबीर पढ़ा था इसके पहले हमने, वो निमाड़ के कबीर कौन थे? वो कौन थे? संत सिंगा जी थे, ठीक है। और ये भारतीय संगीत का जो कबीर है वो कुमार गंधर्व कहा जाता है। और इन्होंने त्रिवेणी रचनाएं की, मीराबाई, सूरदास और कबीर से प्रभावित होकर। इनके गुरु का नाम है मणकल, ठीक है। मणकल ने ही इनको क्या दी? ठीक है, कुमार गंधर्व नाम दिया था, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो आज समाप्त हुआ। इसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक कवि, साहित्यिक और संगीतज्ञ के बारे में पढ़ा। और वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट सीरीज की फ्री आपको दी गई है लिंक, वहां पर टेस्ट दें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।